प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के अध्याय 11 जो पी ब्लॉक तत्वों का रसायन भाग 2 है में अगला बिंदु हम लेने जा रहे हैं और वह बिंदु है समूह 18 के तत्व। समूह 18 या समूह 18 के तत्व। समूह 18 या 18वां समूह यह आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे दाहिनी ओर और अंतिम समूह है। सबसे दाहिनी ओर और अंतिम समूह है। इस समूह में कुल 6 तत्व हैं। पहला हीलियम, यह पहले आवर्त में है। उसके पश्चात दूसरे आवर्त में है नियॉन। उसके नीचे तीसरे आवर्त में जो तत्व है वह है आर्गन और उसके नीचे चौथा तत्व क्रिप्टॉन और उसके नीचे 5वें आवर्त में जो तत्व है वह है जीनॉन और 6वें आवर्त में तत्व है रेडॉन। इस प्रकार समूह 18 में कुल 6 तत्व की खोज हुई है। नीचे जो 7वां आवर्त है उसमें अभी कोई भी तत्व उपस्थित नहीं है। यहाँ हम ग्रुप 18 के तत्वों को एक बार देखते हैं। पहला जो हीलियम, यह जो तत्व है इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 2 है। संकेत है इसका He। उसके पश्चात नियॉन, इसका परमाणु क्रमांक है 10। उसके पश्चात उसके नीचे आर्गन, इसका परमाणु क्रमांक है 18 और उसके नीचे अगला जो हमको यहाँ तत्व दिखाई दे रहा है Kr, क्रिप्टॉन, इसका जो परमाणु क्रमांक है 36 और जीनॉन Xe, इसका परमाणु क्रमांक है 54 और नीचे जो अंतिम इस समूह का जो तत्व है रेडॉन Rn, इसका परमाणु क्रमांक है 86। हम इस समूह के तत्वों के बारे में देखते हैं कि ये जो सारे तत्व हैं ये सभी गैस हैं। इन्हें 18वां ग्रुप के जो तत्व हैं ये सभी गैस हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इनका अष्टक पूरा होता है। केवल एक तत्व हीलियम को छोड़कर इसकी आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ परमाणु क्रमांक है यही परमाणु क्रमांक इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी प्रदर्शित कर रहा है। परमाणुविक अवस्था में ये इनके इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करता है। तो हीलियम को छोड़कर बाकी सभी तत्व के संयोजी कक्ष में या अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बोहर-बरी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम है उसके तहत इनकी अंतिम कक्षा पूर्ण है और अंतिम कक्षा पूर्ण होने के कारण इनकी संयोजकताएं शून्य होती हैं, अर्थात क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन दान देते हैं और ना ही ये साझा करते हैं। इसलिए इनकी संयोजकताओं को शून्य माना जाता है और ये क्रिया नहीं करने के कारण इन्हें अक्रिय गैस कहा गया। इन्हें कोई क्रिया नहीं करने के कारण इन्हें अक्रिय गैस कहा गया और
संयोजकता इनकी शून्य होने के कारण इसे शून्य समूह भी नाम दिया गया है या शून्य समूह भी कहते हैं। तो इन गैसों को शून्य समूह की गैस, अक्रिय गैस, चूंकि ये प्राकृतिक में या हम कहें वायुमंडल में इन गैसों का प्रतिशत कुल शुष्क वायु के कुल प्रतिशत का 1% से भी कम हिस्सा होता है, इसलिए इन गैसों को रेयर गैस या दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। तो इनके इन ग्रुप के तत्वों के कई नाम हैं। शून्य समूह की गैसें, रेयर गैस या हम कहें दुर्लभ गैस, नोबल गैस या हिंदी में हम इसको कहेंगे उत्कृष्ट गैसें। इस प्रकार से इनके कई नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इनमें इन 6 गैसों में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये सभी वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं और रेडान यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती, यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती। मैं इसमें जो 6 गैस हैं इसमें सबसे अधिक मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा इन 6 उत्कृष्ट गैसों में या नोबल गैसों में वो है आर्गन। आर्गन यह लगभग 0.934% की मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित है या उपलब्ध रहती है, जबकि क्रिप्टॉन और जीनान वायुमंडल में उपस्थित गैस में इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है और ये बहुत ही दुर्लभ है। इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है और ये बहुत दुर्लभ होती है। इसमें जो जीनान है वह 1.14 गुणित 10⁻⁻⁴% की मात्रा में यह उपलब्ध है। क्रिप्टॉन भी, जीनान और क्रिप्टॉन उसी तरह से इसमें हम देखते हैं क्रिप्टॉन वह 1.4, क्रिप्टॉन जो है 1.45 गुणित 10⁻⁴% है। और जैसे कि इसका मैंने अभी पहले प्रतिशत लिखा जीनान का, वह है 1.14 गुणित 10⁻⁴%। तो ये जो 2 गैसें हैं ये बहुत ही दुर्लभ हैं, ये वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं। आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसी तरह से हीलियम यह 5.24 गुणित 10⁻⁴% की मात्रा में यह उपलब्ध होता है। उसी तरह से अगर हम नियान का देखें प्रतिशत मात्रा, तो ये 1.82 गुणित 10⁻⁻⁴% वायुमंडल में आयतनानुसार उपस्थित होता है शुष्क वायुमंडल में। इसमें हमने देखा कि ऊपर की जो 5 गैसें हैं वो वायुमंडल में लगभग पाई जाती हैं। रेडान ये वायुमंडलीय गैस में यह नहीं पाई जाती। यह रेडियो अभिक्रियाएं या रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं जो होती हैं इनमें यह उत्पन्न होती है। खास करके रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 88 है और 226 ये इसका परमाणु भार है। जब इसका विघटन होता है तो इसके विघटन में रेडान उत्पन्न होती है और हीलियम गैस उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से रेडान वायुमंडल में नहीं पाई जाती। यह रेडियो एक्टिव गुण होता है, इसका यह रेडियो एक्टिविटी प्रवृत्ति की होती है और ये भी इसकी मात्रा अगर हम देखें प्रतिशत मात्रा
तो यह प्रतिशत मात्रा इसकी बहुत कम होती है, 8.7×10⁻⁶% अगर हम इसकी उपलब्धता पृथ्वी में देखें। तो इस प्रकार से हमने इन गैसों की उपस्थिति वायुमंडल में और पृथ्वी में हमने देखी। इनमें कुछ गैसें हीलियम और रेडान एवं नियान आदि जो है कुछ खनिजों में उपस्थित रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उनके विघटन से भी बनती हैं। तो कुछ खनिजों के नाम हैं पिच ब्लेंड, मोनाजाइट और क्लीवाइट। ये जो कुछ खनिज हैं, इन खनिजों से ये उत्पन्न होती हैं, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं में ये उत्पन्न होती रहती हैं। इस तरह से हमने इन गैसों के वायुमंडल में उपस्थिति हमने या पृथ्वी में इनकी उपस्थिति हमने देखी। तो जिस प्रकार से हम इनकी प्रतिशत मात्रा देख रहे हैं, इसीलिए इन गैसों को दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है। और चूंकि ये अक्रिय होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करती, इसलिए इनको उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस हम कहेंगे। हम इन गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखते हैं, क्योंकि इन्हें हम 18वां समूह में रखा गया है और पी ब्लॉक का यह अंतिम ग्रुप है। पी ब्लॉक का अंतिम ग्रुप है, क्योंकि पी ब्लॉक में जब पहला इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में प्रवेश करता है, वह पहला ग्रुप, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब पी कक्षा में जाता है तो वो पी ब्लॉक का दूसरा ग्रुप। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में जाता है, संयोजी कक्षा में, तो वह तीसरा, चौथा, पांचवा, उसी तरह से ये इनके आखिरी जो संयोजी कक्ष हैं उनका संरचना होती है NS में 2 इलेक्ट्रॉन और NP में 6 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ये अंतिम कक्षा इनकी पूर्ण हो जाती है। अंतिम कक्षा पूर्ण हो जाती है, अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो इसमें हीलियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। हीलियम एकमात्र तत्व जो है जिसमें पी कक्षा नहीं, इसमें पी कक्षा नहीं है। यह 2 इलेक्ट्रॉन वाला है, इसलिए इसकी फर्स्ट S ही होती है। परमाणु क्रमांक इसका 2 है और यह मात्र इसकी पहली कक्षा ही होती है। आवर्त नंबर 1 का ये तत्व है और इसमें अंतिम कक्षा S में 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्योंकि मात्र एक ही कक्षा वाला परमाणु है, इसलिए इसकी कक्षा भी पूर्ण है। अब यह भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं कर सकता या साझा नहीं कर सकता कक्षा पूरी होने की वजह से। दूसरा हम देखते हैं नियान। नियान की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, इसका परमाणु क्रमांक है 10, फर्स्ट S में 2, सेकेंड S में 2 और सेकेंड P में 6। इस प्रकार से इसकी भी कक्षाएं पूरी हैं। तीसरा हम देखते हैं आर्गन। आर्गन, इसका पहली कक्षा फर्स्ट S, फिर सेकेंड S में 2, सेकेंड P में 6, तो 2 और 8। उसके बाद अब तीसरी कक्षा होती है, शुरू होती है, तो तीसरा P 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा S 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा P 6 इलेक्ट्रॉन और 3। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो है कुल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन किस तरह से होगा, इसे हम देख लें एक बार। 2 और 8, 2 और 8 और 8, ये 18 हो जाते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं अगला जो है क्रिप्टॉन। 36 इलेक्ट्रॉन है। ये 36 इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाएंगे? फर्स्ट S में 2, सेकेंड S में वही पहले जैसे यहाँ पर भरे जाएंगे 2, फिर सेकेंड P में 6। अब तीसरी कक्षा शुरू होती है 3S में 2, 3P में 6 और 3D कक्षा भी इसमें होगी और उसमें होते हैं 10। इस तरह से 2, 8 और
18, 2, 8 और 18। अब चूंकि ये चौथे आवर्त का तत्व है तो इसमें चौथी कक्षा भी है और वो है 4s में 2 और 4p में 6। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सभी की अंतिम कक्षा ns में 2, np और np में 6। और हम इसको और आगे बढ़ाएं तो 54 जीनान का परमाणु क्रमांक है। अगर मैं यहाँ पर ये जो संरचना है हम इसकी देखें, ये है क्रिप्टॉन, क्योंकि 36 इलेक्ट्रॉन तो उसी तरह से आएंगे जिस तरह से क्रिप्टॉन में आना है। तो हम क्रिप्टॉन की संरचना के बारे में देखते हैं। क्रिप्टॉन की संरचना अब यहाँ पर उसी तरह से ये भी भरते चले जाएंगे। फर्स्ट s में 2, सेकंड s में 2, सेकंड p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 3d 10, उसके बाद 4s 2, 4p 6 और 4d 10। इसके पश्चात अगली जो कक्षा है वो शुरू हो जाती है p की, उसके बाद है 5 की। तो इसमें अब है 5s में 2 और 5p में 6। अंत में यहाँ हम देखते हैं रेडॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये जाएगा 6वें आवर्त में है, और 6वें आवर्त में है तो इसकी आखिरी कक्षा 6s और 6p होगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट s में 2, सेकंड s में 2, उसके बाद सेकंड p में 6, फिर तीसरी कक्षा चालू होती है 3s में 2, 3p 6 और तीसरी कक्षा में d कक्षा भी होती है तो 3d में 10, फिर 4p वाली जो है तो वो जैसे कि यहाँ पर गया है क्रिप्टॉन आदि में, तो हम यहाँ वापस फिर आ रहे हैं। 4s में 2, 4p 6, 4d 10। और चौथी कक्षा में एक और कक्षा एलोंगेटेड कक्षा जो होती है, बड़ी कक्षा जो होती है वो होती है f 4f कक्षा में कुल 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये जो चौथी कक्षा है इसमें अगर हम देखें तो कुल मिलाकर ये 32 इलेक्ट्रॉन बोहर और बरी के आधार पर ये बड़ी कक्षा है। फिर आगे हम इसके बाद लेते हैं 5वीं कक्षा 5s 5p 5d। जब d कक्षा बन जाती है अर्थात 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इन 18 इलेक्ट्रॉन के बाद फिर से 6वीं कक्षा बनना शुरू होती है और ये है 6s में 2 और 6p में 6। तो यहाँ इस तरह से हमने देखा कि केवल हीलियम को छोड़कर यहाँ पर सभी की अंतिम कक्षा s में 2 और np यानी ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और 6वीं s, यह भी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6वां s, कुल मिलाकर ये 8 इलेक्ट्रॉन इनके हैं और इनका ऑक्टेंट पूरा है। तो इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन्हें जब इनकी खोज हुई तो स्थान इनको देने की बात आई, तो इनका स्थान 18वां ग्रुप नियत किया गया। और ये 18वां ग्रुप जो है अगर हम देखें 18वें ग्रुप के पहले आता है 17वां ग्रुप जो कि हैलोजन का ग्रुप है। अगर हम बाएं से दाएं की ओर आवर्त सारणी में जब जाते हैं तो हमें 17वां ग्रुप दिखाई देता है। 17वां के बाद आता है 18वां ग्रुप। 17वां ग्रुप के तत्व हैलोजन जो है प्रबल अधातु और ऋणात्मक तत्व हैं, आध्यात्मिक गुण वाले तत्व हैं और वे अत्यंत सक्रिय हैं। और 17 के बाद 18वां नंबर का जब ये ग्रुप आता है शून्य समूह,
इसके बाद अगर हम वापस जाएं, आगे जाएं, तो आगे जाने पर हमको फिर से पुनरावृत्ति एक नंबर के ग्रुप की होती है, ग्रुप नंबर 1। और ग्रुप नंबर 1 जो है वो है क्षार धातुएं, जो कि बहुत ही प्रबल और विद्युत धनात्मक धातुएं हैं। तो इस तरह से हम देखें कि शून्य समूह या 18वां समूह के एक ओर प्रबल अधातु तत्व हैं और दूसरी ओर प्रबल धातु तत्व हैं। तो इस तरह से 18वें ग्रुप को आवर्त सारणी में एक बफर जोन के रूप में या बफर क्षेत्र के रूप में बीच में इनको रखा गया है। अब हम इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद आगे हम देखते हैं इनका भौतिक या इनके महत्वपूर्ण गुणों की हम चर्चा करते हैं। चूंकि अभी हमने इनके परिचय में ही देखा कि ये सब अक्रिय हैं और अक्रिय होने के कारण ये यौगिक या रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। इनमें से केवल जीनान जो है वो कुछ यौगिक बनाता है, उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी जो तत्व हैं वो बहुत ही अक्रिय हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग नहीं लेते हैं। तो पहला अगर हम यहाँ पर देखें कि इन तत्वों को फिलहाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो इनके गुण, महत्वपूर्ण गुण, इनके कुछ महत्वपूर्ण हम गुणों की चर्चा करते हैं, नोबल गैस के महत्वपूर्ण गुण। तो सबसे पहला जो गुण है वो है भौतिक गुण या भौतिक अवस्था। नंबर 1 भौतिक गुण। भौतिक गुण अभी हमने परिचय में जाना पहले कि ये सभी गैस हैं अक्रिय, और ये सारी गैसें बहुत ही अक्रिय होने के साथ साथ इनके अगर रासायनिक गुणों को हम देखें तो अवस्था इनकी हो गई गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। इनका रंग के बारे में अगर हम देखें तो ये रंगहीन या कलरलेस हैं, इनका कोई स्वाद नहीं है, स्वादहीन है, इनकी कोई गंध नहीं है, ये गंधहीन है और एक परमाणु गैस है, मोनो एटॉमिक गैसें हैं, एक परमाणु गैस है। तो इस तरह से इनकी अगर हम भौतिक अवस्था के बारे में हमने देखा, रंग रंगहीन, गंध गंधहीन, स्वाद स्वादहीन और टेस्ट तो इनका टेस्टलेस है ही, जैसे अभी मैंने कहा। तो ये अगर हम इनको एक शब्द में कहें, एक लाइन में कहें, ये गैसें कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और मोनो एटॉमिक गैस हैं, एक परमाणुविक गैसें। हमने अभी शून्य समूह या नोबल गैसों के गुणों के बारे में देखा। तो अभी हमने गुण लिया था भौतिक गुण। अब इसके पश्चात हम लेते हैं इसका परमाणुविक गुण है एक, वह है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या। नोबल गैस चूंकि एक परमाणु गैसें हैं और एक परमाणु गैसें होने के कारण इनकी वंडर वाल त्रिज्याएँ होती हैं और वंडर वाल त्रिज्या होने के कारण इनका मान उच्च होता है। चूँकि ये एक परमाणु होने के कारण सहसंयोजक बंध नहीं बनाती और इनकी सहसंयोजक त्रिज्या नहीं होती, इसलिए इनके वंडरवाल त्रिज्याएं होती हैं और इनकी वंडरवाल त्रिज्याओं का मान उच्च होता है। दूसरा कारण ये है कि चूंकि
इनका अष्टक पूरा हो जा रहता है और अष्टक पूरा हो जाने के कारण भी ये इनकी त्रिज्याओं में वृद्धि होती है। सबसे पहले हम देखते हैं हीलियम 120 पीएम पाइकोमीटर दूरी या लंबाई नापने की बहुत ही छोटी इकाई है। उसके बाद नियॉन 160 पीएम, आर्गॉन 190 पीएम, क्रिप्टॉन 200 पीएम और जीनॉन 220 पीएम। रेडॉन इसके संबंध में बहुत कम उपलब्ध जानकारी है, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ और प्राकृतिक वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हीलियम जो कि पहले आवर्त में है, 120 पीएम इसकी परमाणु त्रिज्या है। उसके बाद नियॉन ये दूसरे आवर्त में, और दूसरे आवर्त में होने के कारण इसकी परमाणु त्रिज्या 160 है। आर्गॉन तीसरे आवर्त में है और 190 पीएम है। क्रिप्टॉन चौथे आवर्त में है आवर्त सारणी के और 200 पीएम इसका एटॉमिक रेडियस है। इसके पश्चात हम देखते हैं जीनॉन, जो अंतिम मैंने डाटा यहाँ डाला है 220 पीएम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्रुप 18 में हम चूंकि समूह 18 के तत्व पढ़ रहे हैं और इनको मैंने आवर्त के हिसाब से ऊपर से नीचे की ओर अरेंज किया हुआ है, जमाया हुआ है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर आ रहे हैं परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? तो पहला कि हीलियम जो कि प्रथम आवर्त में है, इसके पास एकमात्र कोष है, पहली कक्षा है। नियॉन इसमें 2 कक्षाएं हैं। आर्गॉन इसमें 3 मुख्य कक्षाएं हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम जिनको कहेंगे। क्रिप्टॉन में 4 प्रिंसिपल या मुख्य कक्षाएं हैं और जीनॉन में 5। तो इस तरह से ऊपर से नीचे आने पर कोष की संख्या बढ़ रही है, मुख्य क्वांटम संख्याओं का कक्षा या कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है, तो परमाणु त्रिज्या भी इनकी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते जाती है। इसके बाद अगला बिंदु जो है इनकी परमाणविक गुणों के बारे में जो हम देखते हैं वह है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन पोटेंशियल हम किसे कहते हैं? जब किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर उसका धन आयन बनाया जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना और इस आयन को, इस इलेक्ट्रॉन को निकालकर आयन बनने में लगी ऊर्जा या मुक्त हुई ऊर्जा, यह आयनन ऊर्जा है। इसकी इकाई हम किलो जूल पर मोल में हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमने शुरू में ही देखा कि शून्य समूह की तत्वों का जो अष्टक है पूर्ण है और इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो यह पूर्ण रूप से समृद्ध है, पूर्ण रूप से भरी हुई है। तो यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन निकालना या यहाँ इलेक्ट्रॉन देना बहुत कठिन कार्य है, बहुत मुश्किल है। तो ये शून्य समूह के तत्व, जैसे कि उनका नाम शून्य समूह, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये इनकी संयोजकता नहीं है, अर्थात ये ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना साझा करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इस स्थिति में इनके आयनन ऊर्जाओं का मान अति उच्च होता है। इनके आयनन ऊर्जाओं का मान बहुत ही उच्च है। तो इनके आयनन ऊर्जाओं का हम डाटा एक देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हीलियम। हीलियम 2372 किलो जूल पर मोल, ये बहुत उच्च मान है, इसका बहुत ही उच्च मान है। उसके बाद हम देखते हैं नियॉन 2080 किलो जूल प्रति मोल, प्रति मोल इकाई है इसकी। उसके पश्चात हम तीसरे नंबर पर देखते हैं आर्गॉन, ये है 1530
या इसको हम लगभग ये मान है, मान में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लगभग ये मान है ये किलो जूल पर मोल। उसके पश्चात क्रिप्टॉन, हम देख रहे हैं कि ये घट रहा है मान, यह मान जो है घट रहा है। अगला हम देखते हैं क्रिप्टॉन 1351 किलो जूल, और नीचे अगर हम आते हैं जीनान में तो यह मान और घटता है, और घटकर ये हो जाता है 1171 किलो जूल पर मोल या प्रति मोल। और अंत में रेडॉन, इसका ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का मान और भी कम हो जाता है। तो इस तरह से 18वें समूह में आयनन ऊर्जा का मान ऊपर से नीचे की ओर हम आ रहे हैं तो यह घटता चला जाता है। इसका कारण क्या है? कारण वही है पहला कि चूंकि आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कक्षा बढ़ने के साथ साथ नाभिक से दूर हो रहे हैं, अर्थात नाभिक का आकर्षण इनके ऊपर कम है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं, ये पहली कक्षा, इसमें केवल एस कक्षा होती है एकमात्र। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो इसमें पी कक्षा एक बढ़ जाती है, फिर आते हैं तो डी कक्षा बढ़ जाती है, फिर और नीचे जाते हैं तो डी और एफ कक्षाएं भी बढ़ते चले जाती हैं। तो जब ऊपर से नीचे आने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो ये कक्षाएं, खास करके डी और एफ कक्षाएं, ये जो डी और एफ उप कक्षाएं होती हैं, ये शील्डिंग इफेक्ट अर्थात या परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करती हैं। और परिरक्षण प्रभाव ये है, सामने में भरी हुई कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन पीछे वाली कक्षाओं को नाभिक के धन आवेश के प्रभाव से बचाते हैं। इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर बीच में हम देखते हैं कि ये घटना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जब शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव आता है और इन आयनन ऊर्जा का मान कम होते चला जाता है। मैं यहाँ पर इसको फिर से पूरा लिख देता हूँ, किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल। तो इस तरह से हमने देखा कि नोबल गैस के आयनन ऊर्जा का मान बहुत ही उच्च होता है और ये अक्रिय गैस, इसीलिए ये अक्रिय भी हैं और इनकी आयनन ऊर्जा का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता चला जाता है। अगला इनका भौतिक गुण हम देखते हैं, वह है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक, जिसको मैं यहाँ पर संक्षिप्त में MP अर्थात मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक के रूप में इस तरह से लिख रहा हूँ। जितने भी शून्य समूह की गैसें हैं ये सभी दुर्लभ हैं और दुर्लभ होने के साथ साथ इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत निम्न होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक निम्न होने का कारण यह है कि ये एक परमाणुक हैं, मोनो एटॉमिक हैं और इनके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उनके अंतर परमाणुक अन्योन जो क्रिया होती है, अंतर परमाणु इलेक्ट्रॉनों की जो अन्य बंधनों में अन्योन क्रिया होती है या बल लगते हैं, उनके कारण ये बहुत ही निम्न गलनांक क्वथनांक वाले होते हैं। इसमें अगर हम गलनांक क्वथनांक का डाटा देखें तो सबसे कम गलनांक और क्वथनांक वाला है। यहाँ पर मैं जो है वो मेल्टिंग पॉइंट या द्रवणांक हम इसे कहें, चूँकि ये गैस हैं तो इनको ठंडा करने पर जब ये द्रव अवस्था में आती हैं वो उनका द्रवणांक है या वही उनका, उससे ज़रा सा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो उनका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो हम यहाँ पर इनका जो है द्रवणांक के बारे में देख रहे हैं। जिस ताप पर ये द्रव अवस्था में रहती हैं तो हीलियम इसका क्वथनांक है, ये क्वथनांक के ही रूप में हम देख लें 4K ये इंटरनेशनल ताप की इकाई है, अंतर्राष्ट्रीय ताप की इकाई है। इसको हम कहते हैं केल्विन या परम ताप।
केल्विन या परम ताप इसको कहा जाएगा। और ये केल्विन में हम यहाँ पर ये डाटा देख रहे हैं। केल्विन जो डिग्री होती है उसको सेंटीग्रेड में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो जो तापमान है केल्विन उसमें हम 273, ठीक है, 273 घटाते हैं या जोड़ते हैं इसको देखते हुए, है ना। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि ये ऋण 4 है, अर्थात ये 4K है, इसका मतलब ये है कि इसमें हम 273 घटाएंगे, इसमें 273 घटाएंगे और ये लगभग 261 या 262 माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में आता है। तो मैं यहाँ पर ये जो तापमान है केल्विन में लिख रहा हूँ, नियान 27 केल्विन, नियान का जो क्वथनांक होता है वो 27 केल्विन है। ये तापमान और कम है, इससे बढ़ रहा तापमान को हम देख रहे हैं, अब ये बढ़ते चला जा रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं ये है 87 के बाद ये क्रिप्टॉन का क्वथनांक जो है वह लगभग है 120 और जीनान ये है लगभग 166। तो ये तापमान जो है इनके क्वथनांक जो हैं वो केल्विन डिग्री में है और ये बहुत ही निम्न तापमान है। इनके गलनांक क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है, इसीलिए इनका अगर हम आइसोलेशन करें या द्रव वायु में से इनको अलग हम आसानी से कर सकते हैं इनके प्रभाजी आशोधन के द्वारा, क्योंकि तापमान में इनके पर्याप्त रूप से अंतर है। अगला जो हम इनका गुण लेने जा रहे हैं भौतिक गुणों के रूप में, जो कि परमाणविक गुण हम कहें ज़्यादा अच्छा है, और वह है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता या अंग्रेजी में हम इसे टर्म देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अर्थात इलेक्ट्रॉन के प्रति या इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण या इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने का गुण। चूंकि हमने यहाँ देखा कि इनकी जो कक्षा है NS में 2 NP में 6, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है इनका अष्टक पूरा है, और अष्टक पूरा होने के कारण ये एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का लेना देना ये नहीं कर सकते। तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बहुत ही न्यून, बहुत कम है, लगभग इसको 0 माना जाता है। और इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 इसको हम मानते हैं, बहुत ही कम इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ये इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई आकर्षण अनुभव नहीं करता या कोई आकर्षण ये सारी गैसें नहीं दिखाती। इसके पश्चात अगला गुण हम लेते हैं वह है अधिशोषण का। ये अधिशोषण एक सतह पर होने वाली भौतिक अभिक्रिया है जिसमें गैसें चारकोल पर या धातुओं पर या अन्य वस्तुओं पर अधिशोषित हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अधिशोषण का गुण, तो अधिशोषण खास करके चारकोल पर, ये चारकोल सामान्य कोयला है, चारकोल पर अधिशोषण एडसॉर्प्शन, अधिशोषण एडसॉर्प्शन। सारी गैसें जितनी भी यहाँ पर उत्कृष्ट या नोबल गैस हैं, इनमें केवल हीलियम को छोड़कर सभी गैसें अलग अलग तापमान पर, और ये तापमान बहुत निम्न होता है, ये तापमान बहुत निम्न होता है, अलग अलग तापमान पर चारकोल पर अधिशोषित होती आती है। अलग अलग सारी गैसें जो हैं अलग अलग तापमान पर अधिशोषित होती हैं। केवल इसमें हीलियम जो है वही अधिशोषित
नहीं होती। हीलियम को छोड़कर सारी गैसें चारकोल द्वारा अधिशोषित कर ली जाती हैं या चारकोल में अधिशोषित हो जाती हैं, और ये निम्न तापमान पर होता है। तो इनका ये एक गुण है, अधिशोषण जो है महत्वपूर्ण भौतिक गुण है, और इसी गुण के द्वारा डेवार विधि से इनका आइसोलेशन या इनको अलग अलग किया जाता है। अगला जो भौतिक गुण है वह है विलेयता। अगला जो भौतिक गुण है वो है विलेयता। सारी नोबल गैस या उत्कृष्ट गैसें जल में अल्प विलेय हैं। विलेयता, सॉल्युबिलिटी, ये जल में कम तापमान पर अल्प विलेय, अल्प विलेय, बहुत कम मात्रा में ये घुलती हैं, और इनकी विलेयता जो है ये ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं, इनकी विलेयता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते चले जाती है। तो विलेयता जो है इनकी जल में अल्प है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जल में इनकी विलेयता बढ़ते जाती है। इसका कारण ये है कि ऊपर से नीचे आने पर, अभी थोड़ी देर पहले हमने इनका परमाणु आकार देखा था, परमाणु त्रिज्या देखी थी। परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण ये जल में घुलन में इनकी विलेयता बढ़ते जाती है। जिसकी का परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या ज़्यादा है वो ज़्यादा घुलनशील होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि हीलियम जल में सबसे कम घुलनशील है। हम यहाँ पर केवल इन्हीं के बीच के का ही तुलना कर रहे हैं, अन्य किसी उससे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अल्प विलेय हैं, और अल्प विलेयता में भी हीलियम जो है सबसे कम विलेय है। इसके पश्चात एक गुण और हम अंतिम गुण यहाँ पर देख रहे हैं, वह है विसरण, डिफ्यूजन। विसरण, इसके बारे में हम निचली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। विसरण क्या है? विसरण गैसें जो हैं पात्र में किसी भी पात्र में रखने से या कमरे में रहने से विसरित होते चले जाती हैं या बाहर चले जाती हैं। तो इसमें विसरण का गुण, सबसे अद्वितीय गुण जो है वो हीलियम दर्शाता है। इसमें विसरण जो का गुण जो है सबसे अद्वितीय गुण हीलियम का ये दर्शाता है। ये बहुत ही विसरित होने वाली गैस है। यह हमारे प्रयोगशाला में इसको रखने वाले जो पात्र होते हैं, खास करके रबर के पात्र, प्लास्टिक के पात्र या कांच के पात्र, तो ये रबर, गैस, रबर, कांच, प्लास्टिक, इन सभी कंटेनरों से ये विसरित हो जाती है, बाहर निकल जाती है, धीरे धीरे इसका विसरण हो जाता है। तो इस तरह से हमने इनके कुछ महत्वपूर्ण भौतिक गुणों के बारे में और परमाणुविक गुणों के बारे में हमने देखा। तो कौन कौन से गुण थे, एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर लूँ। भौतिक अवस्था, उसके बाद हमने देखा आयनन ऊर्जा, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, गलनांक, क्वथनांक और इनका अधिशोषण, विसरण और विलेयता। इन गुणों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो आप सभी ने इस सत्र के दौरान यहाँ पर अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।